अस्सलामु अलैकुम रीडर्स। नावल अबाबील, राइटर द सीक्रेट किलर, बाप हश्तम, यक दोस्ती अज दस्ते रफ्ता, हिस्सा अव्वल, किस्त नंबर 8। राब्ते भी रखता हूँ, रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ। गम नहीं हूँ करता अब छोड़ जाने वालों का, तोड़कर ताल्लुक में दर खुले भी रखता हूँ। मौसमों की गर्दिश से मैं हूँ अब निकल आया, याद पर खिजाओं के हाथ से भी रखता हूँ। खुद को है अगर बदला वक्त के मुताबिक तो वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ। भर के भूल जाते हैं घाव फिक्र है मुझको, जख्म कुछ पुराने सो अनसिले भी रखता हूँ। गो किसी भी मंजिल की अब नहीं तलब मुझको, हर घड़ी की पैरों में आबले भी रखता हूँ। मानता हूँ अबरक मैं बात यार लोगों की, सोच के मगर अपने जाविये भी रखता हूँ। अदबाव अबरक। अपनी मलमस्तिया से मुतारिफ करवाते हुए वो आमिर के लिए मग में कॉफ़ी उंडेलने लगा। दिमाग कुछ हद तक रिलैक्स किया। अबाबील का किस्सा अधूरा छोड़कर दिमाग के एक ख़ास कोने में बंद कर दिया था, इसीलिए अब उसकी तवज्जो का मरकज़ उसके आमिर बन गए थे, जिनका वो गॉडसन था। ये एक मुअज़्ज़ज़ रुतबा था और वो इस एहतराम पर खुश था। लोग इज़्ज़त मिलने पर खुशी हुआ करते हैं, बरतरी भला किसे नापसंद होती है। वो तो इक़्तिदार की जंग का एक खिलाड़ी था, उसकी तो इज़्ज़त एहतराम से रोज़ की सलाम दुआ थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? कॉफ़ी का मग उन्हें पकड़ाकर वो ज़रा असल मुद्दे पर आया। उसने गैर ज़बान में सवाल पूछा, हालांकि कहना तो ये चाहिए था। मुंह उठाकर इधर आने का मकसद, खतरों से खेलने का बहुत शौक है तो खुद डाउनवर्टों के सामने क्यों नहीं चले आते? कॉफ़ी के कड़वे घूंट को भरते हुए आमिर ने उसका सवाल बड़े गौर से सुना। तुमसे बासपरस करने आया हूँ हलील सादी पाशा कि तुम आजकल किन कामों में मुलव्वस होते जा रहे हो। कॉफ़ी का मग सेंट्रल मेज़ पर रखे वो कदरे संजीदा और सख्त लहजे में पूछ रहे थे। उनका लहजा हलील जैसा नरम नहीं था। आप बेफिक्र रहें आमिर, हालात मेरे काबू में हैं। हलील ने इसी नरमी से उनकी तसल्ली करवाई कि वो उसके लिए काबिल एहतराम थे। वो उसके आमिर थे और आमिर का दर्जा बाप के बराबर होता है। आमिर उस्ताद होता है। आमिर का कहा मानना हलील जैसों पर फ़र्ज होता है। आमिर उन जैसों के रहनुमा हुआ करते हैं। वो उनके साथ अब असल मुद्दा डिस्कस करना चाहते थे। वो समझ गया था कि उसके गॉडफादर क्या सवाल करने वाले हैं। वो तैयार था सुनने के लिए, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। हालात और वक्त कभी इंसानों के काबू में नहीं आते हलील सादी, और जो ऐसा सोचता है वो तकब्बुर करता है। तुम अब हालात के नशे में मगरूर हो रहे हो। उसने उठी हुई गर्दन मजीद ऊंची की और इस आईने की जानिब देखा जो उससे झूठ नहीं कहता था। वो उसके आमिर थे और उन जैसों का कहा मानना हलील जैसों पर फ़र्ज होता है। वो गलत मशवरे नहीं दिया करते। अदालती सर्द राहदारियां आज काफ़ी कुछ नया देख रही थीं। आज बहार सुल्तान की आंखों में आंसू थे और वो कुछ शिकस्त खोरदा सी भी लग रही थी। अहानत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। अपने ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचकर उसने खुद पर काबू पा लिया था। दरवाजे के बाहर ही उसे पैगाम दिया गया था। वो गहरा सांस लेकर अंदर आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उसे कुछ देर के लिए अकेला रहना था, लेकिन वहाँ कोई पहले से ही मौजूद था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले हम बात कर लें या पहले अपना सामान समेटना चाहोगी? नरमी से इस्तफसार किया गया। वो बिना कुछ कहे ऑफिस टेबल की जानिब गई, अपनी फाइल और फ़ोन फेंकने वाले अंदाज में वहाँ रखा और उनकी जानिब आई। वो उसे अपनी तरफ आता देखकर उठ खड़ी हुई। वो खामोशी से उनके गले लग गई। बहार सुल्तान को कोई अरसे बाद मिला था जिसके गले लगकर वो रो सकती थी, लेकिन फिल वक्त वो रो नहीं रही थी। वो इतनी सी बात पर नहीं रो सकती थी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वो उनसे अलग हुई और अलमारी से एक बॉक्स निकाल लिया जो किसी ऐसे वक्त के लिए ही रखा जाता था। वहाँ मौजूद हर वकील, अटॉर्नी, प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में एक ऐसा डब्बा ज़रूर मौजूद होता था।
जो उन्हें याद दिलाता था कि ये जगह उनके लिए आर्जी है। वो भी तैयार थी, लेकिन इस तरह नहीं। वो माफिया था। मैंने फिर भी उसका बुरा नहीं चाहा और पूरी ईमानदारी से केस लड़ा। वो अपनी फाइल्स, किताबें, गैजेट्स, मनी प्लांट्स, रीड डिफ्यूज़र अब आहिस्ता आहिस्ता उस बॉक्स में उंडेलने लगी थी। मैं आज उसे सू करने लगी थी, लेकिन नहीं कर सकी, क्योंकि वो जानता था एमरे मेरी कमज़ोरी है और मैंने ऐसा शेमफुल सरेंडर किया कि मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। उसके हाथ में अब एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में मौजूद एक टीन एज खूबसूरत लड़की को देखते हुए वो कह रही थी। उसकी सियाह आंखें बहार जैसी थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। मैं हलील सादी के लिए कितनी आसान थी। वो मुझे इतने अरसे में ऑब्जर्व करके मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी का पता लगा चुका था। उसने वो तस्वीर भी उस बॉक्स में डाल दी और मैं उसके बच्चों से मोहब्बत करके अपने एहसास महरूमी ख़त्म करने में बिजी थी। वो स्टैंड की जानिब गई जहाँ उसका स्याह कोट लटका हुआ था, जिसके गले से आस्तीन तक सब्ज़ और सुर्ख रंग की लेस सी नज़र आती थी। क्या बहार सुल्तान से ज़्यादा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई है? उसने वो कोट नहीं उतारा। उसे यकीन था वो नहीं निकाली जाएगी। वो इसी शान से दोबारा ये कोट पहनेगी जैसे हमेशा से पहनती आ रही है। उसने ज़िंदगी के कई साल इस लॉ फर्म के लिए काम किया था। वो ऐसे नहीं निकाली जा सकती। बाकी सब साथी वकला उसके साथ खड़े होंगे, उसे यकीन था। अब तुम क्या चाहती हो बहार सुल्तान? वो कोट को एक आखिरी नज़र देखकर पलट गई। मैं उस माफिया को तबाह करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है। उसने बॉक्स बंद कर दिया। तुम्हें अब इस फैसले पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इससे ज़्यादा क्या बिगड़ सकता था कि मेरी इतने सालों की मेहनत को एक शक की बुनियाद पर इग्नोर कर दिया जाए? वो गुस्से से पूछ रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? योक योक, आप मेरी शादी की तैयारी करें। वो मुस्कुराई, अपना बॉक्स बंद किया, गाड़ी की चाबी और फ़ोन उठाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। उन्होंने उसे खामोशी से जाते देखा था। वो अपने ऑफिस से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद किया। सामने ऊपर को जाती मार्बल सीढ़ियाँ थी, जिसके दाएं जानिब जीसी का ऑफिस था। वो एक मर्तबा फिर उनके ऑफिस जाना चाहती थी। उसने सर उठाकर ऊपर जाती सीढ़ियों को तका और नजरें ठहर गईं। वो सामने खड़ा था। बाहर की आंखों में शिकवा दर आया। आंखों की ज़बान सामने वाला जानता था। उसने मौजरत की थी। वो स्याह पेंट कोट में आज भी इतना ही दूर लगा जितना पहले कभी लगा करता था। क्या कुछ देर पहले उसने अपने ऑफिस में किसी से कुछ कहा था? बॉक्स पड़े उसके हाथ कांपे थे। वो अपनी ज़िंदगी को इतने बड़े रिस्क पर कैसे डाल रही थी? वो कदम कदम सीढ़ियाँ उतरने लगा। बाहर चाह कर भी वहाँ से हिल ना पाई। वो कोई बात, कोई मौजरत, कोई दलील, कोई माफ़ी नहीं सुनना चाहती थी। वो वहाँ से चले जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिली। साहब जी, वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। बाहर ने बस सर उठाकर उसे देखा था। कहने को कुछ था ही नहीं। मलामत वो पहले ही कर चुकी थी। किस बात पर बहस? कैसी बहस? वो कोर्ट रूम में जज के सामने बिला झिझक निडर अंदाज में बोलने वाली बाहर तो रही नहीं थी। कागान आया और उसके हाथ से बॉक्स और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो अपने पुराने ऑफिस के बंद दरवाजे के पास खाली हाथ खड़ी रह गई। दोस्त कारा गुंडे बेली ओलर, उसने तो कहावत कही जिसका मतलब था एक अच्छे दोस्त की पहचान बुरे दिन में होती है। बाहर ने अचंभे से उसे देखा। ने, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हलील सादी ने अपना मजबूत हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। बाहर ने उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दी, तंज भरी मुस्कुराहट। आपको मायूस नहीं करूँगा। वो कुछ शशुपंज में खड़ी रही। मुझे इंसानों पर यकीन नहीं रहा। उसने सादगी से कहा, दोबारा कोशिश की जा सकती है। मैं कोशिश करूँगी कि अब पहचान सकूँ कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इससे पहले कोई नया रिश्ता नहीं बनाऊंगी। नहीं पहचान पाएंगी। और वैसे भी डोरोथी दी हर्ट कहता है, कानून उसूलों का खेल है और हमें इन उसूलों को जानना चाहिए ताकि हम अपने हुकूक और फ़राइज़ से इंसाफ की तलाश कर सकें। वो कतियत से कह रहा था, यानी मुझे उस दिन के लिए तैयार रहना होगा जब मैं किसी अपने करीबी से धोखा खाऊंगी। उसने बस शाने उचका दिए कि आपको तैयार रहना चाहिए। कागान को कभी क्यों काम से नहीं निकाला? उसने हाथ नीचे कर लिया। वो वाकई अब कोई नया रिश्ता बनाने से डर रही थी। अगर उसने अभी कहा है वो नहीं बनाएगी, तो वो वाकई नहीं बनाएगी।
वो वुमेन ऑफ हर वर्ड्स थी, क्योंकि मैं उसे फैसला करने देना चाहती थी कि वो इंसाफ के साथ खड़ा होना पसंद करता है या चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेचना पसंद करता है। और उसने अपना ईमान बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बेटों की तरह है। साहब जी, साहब जी मत कहो अब हलील सादी, उसने सख्ती से टोक दिया। मैंने उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसके स्कूलों की भारी फीसें इसलिए नहीं भरी कि वो किसी को धोखा दे। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन आपको भी सच नहीं बता सकता था। ठीक है, वो सब मुझे बताता था, लेकिन वो एक मेहनती लड़का है और उसने अपना काम ईमानदारी से किया था। क्या तुम्हें लगता है कि लंबी तमीज़ का मुझ पर असर होने वाला है? नहीं, बल्कि तुम्हें यकीन है कि मुझे तुम्हारी बातें इस वक्त तुम्हारी ज़ात की मौजूदगी की तरह बुरी लग रही हैं। सो हलील बे, बताएं आपको कागान के लिए क्या मज़ीद फेवर चाहिए? उसका अंदाज निहायत स्पॉट था। वो गहरा सांस लेकर रह गया। कागान आपका स्टूडेंट है, यहाँ वो आपका इंटर्नी था। मुझे उसके कैरियर पर कोई दाग नहीं चाहिए। उसने फेवर मांग ही लिया। वो जख्मी सा हंस दी। वो फेवर्स ही तो दे दिया करती थी। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझते हो कि मैं अपनी तस्कीन की खातिर अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को बिट्रे करूंगी? तुम मुझे नहीं जानते हलील सादी, बिल्कुल नहीं जानते। वो कहकर मजीद वहाँ रुकी नहीं। अदालत की सर्द राहदारी अबूर करते हुए वो वहाँ से गायब हो गई। राहदारियाँ खामोशी से मातम करती रहीं। हलील सादी ने उदास नज़रों से उसे दूर तक जाते देखा था। उन नज़रों से दूर हो गई थी, ये हमेशा के लिए दूर हो गई थी। दिल का कोई कोना उसे हर पल सामने देखना चाहता था। उन नज़रों से कभी दूर नहीं होनी चाहिए थी। ये उसे क्या होता जा रहा है? उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया। उसके ऑफिस के दरवाजे को देखते हुए वो गहरी सोच में था और फिर यकदम चौंका। लकड़ी के दरवाजे पर बाहर के नाम की तख्ती लगी हुई थी, जिसके सिल्वर बोर्ड पर स्याह हर्फ में बड़ा बड़ा सावजी बहार सुल्तान दर्ज था, लेकिन उसके पीछे एक स्याह ओरिगामी पेपर फंसा हुआ था। उसने वो पेपर निकाला, उसे उलट पुलट किया और खोलकर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। कमरा खाली था, लेकिन उसे वहाँ बाहर के बजाय किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ था। कोर्ट स्टैंड के पीछे मौजूद खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हिल रहे थे। वो खिड़की की जानिब भागा हुआ आया और नीचे झांका। वहाँ पार्किंग का एरिया नजर आता था, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नजर नहीं आता था जिस पर शक किया जा सके। वहाँ कोई मौजूद था। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि वहाँ कोई है। वो अगले ही पल उस ऑफिस से बाहर गया। बाहर के ऑफिस के अलमारी के दोनों पट वाह हुए वो, और अंदर से वो गहरे सांस लेती हुई बरामद हुई। उनके चेहरे पर एक जख्मी सा तासुर था जो बाहर की मौजूदगी में नहीं होता था। बाहर औरतमंद। वो अपनी कार के पास आकर खड़ी हुई थी जब कागान उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब के बाहर ने बेजारी से उसे देखा। उसे कुछ देर अकेला रहना था। मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? कार से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे उसने पूछा। मैंने आपसे हलील सादी का हर सच छुपाया, लेकिन मैं सिर्फ आपको उस सब से दूर रखना चाहता था। उनके केस में हर चीज़ खतरा थी। मुझे आपकी फिक्र थी। तुम्हें कल तुम्हारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा कागान, और मैं अपने स्टूडेंट से मुकाबले या दुश्मनी नहीं लगाती। और वैसे भी अदल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तुम बच्चे हो, अभी सीख रहे हो। एंड यू नो व्हाट, तुम मेरे वाहिद स्टूडेंट हो जिसे मैं हर गलती माफ़ कर सकती हूँ। और जाते जाते आखिरी नसीहत ये करना चाहूँगी कि जो कुछ भी इंसान माजी में कर चुका होता है उसे ओन करना चाहिए। वो आपकी ज़ात का अच्छा या बुरा एक हिस्सा होता है, उसे पीछे नहीं छुड़ाना चाहिए। अनलादिम, यानी समझ आई? कार की चाबी, आखिर में हल्के फुल्के से अंदाज में पूछकर उसने अपने सीधे हाथ की हथेली उसके सामने फैलाई। उसने जो कहा खुलूस से कहा। दिल का क्या था? वो हर्ट होता ही रहता था। कागान ने उसे चाबी नहीं थमाई। उसने बाहर का हाथ थामकर उसकी पुश्त पर अकीदत से बोसा लिया। बाहर ने फौरन अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे खिफत भरी नज़रों से घूरा। उसे ये सब हरगिज़ पसंद नहीं था। मैं आपका कर्जदार रहूँगा हुजाम, यानी माय टीचर। उसने इस बात में सर हिलाया। वो बस चाहती थी कागान कार की कीज दे ले और वो वहाँ से चली जाए। क्या आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया? तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है कागान बे। हर किसी से माफ़ी मांग कर अपना वक्त ज़ाया मत करो। आप हर किसी नहीं हैं बहार हानम, आप मेरी इंस्पायरेशन है। मैं तुम्हारे लिए इंस्पायरेशन थी, लेकिन अब तुम्हें इंस्पायर करने वाला बनना है। और मैं तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद रखूंगी अगर हम दोबारा ना मिलें।
आप मुझे डिसोन कर रही हैं बहार हुजाम। वो उदास हुआ, लेकिन वो बाहर से ज़्यादा उदास नहीं था। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कागान, ताकि हमारे दरमियान मजीद कोई गलत फहमी ना आए। हम कम मिलेंगे और अपनी ज़िंदगियों में बिजी रहेंगे तो बेहतर होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। आपसे राब्ता ख़त्म करना बहुत मुश्किल है बहार खानम। बहार ने बेख्तियार दूसरी जानिब देखा, जहाँ से वो सन ग्लासेस पहने अपनी असली संजीदा मूड में चलता आ रहा था। वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी। कागान बे, बहुत बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ। आप उन पर अपना गुस्सा क्यों नहीं निकालती? उसने अब ज़बरदस्ती कागान के हाथ से चाबी ले ली। गुस्सा निकालने का भी वक्त आएगा, तुम हल्कान मत हो। खुदा हाफिज। हलील सादी के उन तक पहुंचने से पहले ही वो अपनी कार में बैठ गई। टू हेल विद हलील सादी। मुबारक हो, तुम अमेरिका जा रहे हो। वो उसके करीब पहुंचकर सरसरी से अंदाज में बोला, जैसे बाहर के बारे में करने को कोई बात ही ना हो, वो उनके दरमियान कभी गुफ्तगू का मौजू ही ना रही हो। हलील आबी, मैं बहुत गिल्ट में हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगी हैं। वो उदासी से उसकी कार दूर जाते हुए देख रहा था। नफरत करना इतना आसान नहीं होता कागान, और वैसे भी मुझसे ज़्यादा नफरत वो किसी से नहीं कर सकती। कोशिश करना तुम्हारा गिल्ट डिप्रेशन में तब्दील ना हो। तुम अपनी तैयारी करो और फजूल बातें मत सोचो, और अपने मुंह का जाविया ठीक करो। ऐसा लग रहा है नया नया ब्रेकअप हुआ है। वो नरमी से कहकर, डांट कर अपनी कार की जानिब बढ़ गया, और कागान वहीं खड़ा रह गया। अब यहाँ डेस्परेट नीडी बनकर क्यों खड़े हो? क्या बाकायदा लिख कर दूं कि गाड़ी में बैठो? उसे वहीं जमा देखकर हलील सादी ने झुंझलाकर पूछा। कागान हड़बड़ाकर उसकी कार की जानिब बढ़ा, और हलील सादी ने ऐसी ही नजरें बाहर के ऑफिस की खिड़की की जानिब की, जैसे उसे कोई देख रहा था। वो सर झटक कर ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठ गया। आज उसे सुनने वाला कान चाहिए था, और वो उसके पास आ गई जिसे इस काम के पैसे मिलते थे। वो आज एक मर्तबा फिर मलीसा के क्लिनिक में मौजूद थी। आज भी उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मलीसा बिजी है, लेकिन बाहर अपनी सारी प्रोफेशनलिज्म अपने लाइसेंस के साथ ही दे आई थी। मलीसा कम से कम उसकी खातिर एक मरीज को कुछ देर बाद ट्रीट कर सकती थी, क्योंकि मलीसा उसकी मुखलिस दोस्त थी। रिसेप्शनिस्ट की एक भी ना सुनकर बाहर अपनी करते हुए मलीसा के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा नॉक किया। बहरहाल वो इखलाकियात को लाइसेंस के साथ नहीं भूल कर आई थी। उसने दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर उसकी आंखों में गोया मिर्ची सी भर गया। इससे आगे पीछे के तमाम मनाजिर कहीं हवा में घुल मिल गए। उसे शक हुआ कि वो ख्वाब में है, लेकिन वो हकीकत में थी। बाहर को वहाँ देखकर वो दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर हुए जैसे चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन बाहर इतनी पस्त सोच रखने वाली ना थी कि इस मंजर को गलत रंग दे, और अगर ऐसे में उसे बेवकूफ़ कहा जाए तो कोई बुराई नहीं थी। उसे दरवाज़ा नॉक करके अंदर से जवाब मिलने का इंतज़ार करना चाहिए था। उफ बाहर, उफ लियाम। वो अंदर आते हुए सिर्फ लियाम को ही पुकार सकी। वो जो आजकल उसका मंगेतर था, वो उसके दोस्त को अपने हिसार में लिए हुए था, और मलीसा उसकी दोस्त उसके मंगेतर के कंधे पर सर रखे आंसू बहा रही थी। लेकिन अब आंसू पहुँच रही थी। बाहर के दिमाग ने चंद सेकंड्स में सारी जमा तफरीक की। बहरहाल वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और लियाम से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाबन लियाम के कुछ कहने से पहले ही मलीसा उठी और बाहर के सामने आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। मैं इतने दिनों से तुमसे लियाम जान के लिए ही मुलाकात करना चाहती थी बाहर। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी बात हो जिसका तुम्हें लेट इल्म हो और तुम्हारे रिश्ते पर असर पड़े। असल मुद्दे पर आओ मलीसा, उसने अपने संजीदगी से कहा। ना जाने लोग 10 सेकंड की बात के लिए 2 मिनट की तमहीद क्यों बांधते हैं। लियाम मेरा दोस्त है और मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम इस दोस्ती को गलत नज़र से मत देखना, क्योंकि मेरे पास लियाम के अलावा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बाहर को गालिबन 200 वोल्ट का झटका लगा था कि वो सिरत से उन दोनों से कई कदम दूर हो गई। ओह, तो वो इतना अरसा एक शराब के पीछे थी। वो मलीसा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती फिर रही थी, जो कि किसी और की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे किसी खाते में ही न लाती थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और जब वो लियाम के बारे में मलीसा से घंटों बात करती थी तब भी मलीसा उसे जानती थी, और जब वो सियाह डायमंड पर निछावर हुई जा रही थी मलीसा तब भी लियाम को जानती थी, और जब लियाम ने उसे प्रपोज किया होगा तब भी वो जानती होगी।
वो दोस्तों की एक खास किस्म से वाकिफ थी, जो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। शायद उन दोनों का ताल्लुक भी इसी किस्म से हो। यक दोस्ती अज दस्ते रफ्ता, यानी शिकस्त खोरदा दोस्ती, उसे किसी जमाने में उसकी माँ ने कहा था। ओह वेरी नाइस बहार, तुमने आज 4 चेहरे एक साथ बेनकाब होते देखे। जस्ट वाओ। वो संभल कर मुस्कुराई। ओ कम ऑन मलीसा, तुम मुझे इतना दकियानूसी समझती हो कि मैं लियाम पर ऐसी वैसी पाबंदियां लगाऊंगी जैसी तुर्क औरतें लगाती हैं? तुम मुझे नहीं जानती मलीसा, मुझे तुम्हारी और लियाम की दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं। कैरी ऑन, मैं भी चलती हूँ। ज़रूरी काम ना होता तो ज़रूर तुम लोगों के साथ वक्त गुजारती और तुम लोगों की दोस्ती की दास्तान सुनती। बाय। वो कहकर वहाँ से मजीद कुछ सुने बिना निकल गई। उसे वक्त चाहिए था, वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। दरवाज़ा बंद होते ही मलीसा का चेहरा बदला। मैंने कहा था उसे इस सब में मत घसीटो, उसके पास मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है, वो गुस्से से कह रही थी। उसे बहार पर यह मान था कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है, जो कि गलत था। बहार के पास कई सीजनल दोस्त थे, लेकिन वो सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त काम आते थे, जैसे सनोबर और उसका गैंग, जैसे मलीसा और उसका क्लिनिक, जैसे हलील सादी के बच्चे और उनकी बातें, जैसे आसिया और उनके काम। मलीसा अपना मिशन मत भूलो, ये दोस्ती यहीं रह जाएगी। वो सख्ती से कहते दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसे बाहर के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, लेकिन वो बाहर से बात ना कर सका। वो उस क्लिनिक से दूर होती गई। उसने मलीसा से नहीं पूछा कि वो लियाम के कंधे पर सर रखे क्यों रो रही थी। उसने लियाम से नहीं पूछा कि वो मलीसा के क्लिनिक में उसके ऑफ टाइमिंग में क्या कर रहा था। वो तस्लीम नहीं करना चाह रही थी कि वो 2 कीमती लोग उसे धोखा दे सकते हैं। वह रिश्ते को एक साथ नहीं खो सकती। उसे इस सूरत हाल में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। वो रहेगी। कौन है भला जो उसे कहेगा कि वो लियाम और मलीसा से धोखा खाकर वापस आई है? कौन है जो उसे आकर बताएगा कि बाहर की जिंदगी का सबसे तारीख और जख्मी कर देने वाला दिन आज का है? कोई भी तो नहीं है। वो तस्लीम नहीं करना चाहती थी। वो क्यों तस्लीम करती? हाँ, वो नहीं तस्लीम करेगी। लियाम अच्छा है और मलीसा वो उससे भी अच्छी है, क्योंकि वो उसकी मुखलिस दोस्त। वो कह नहीं सकी कि है। वो उसकी मुखलिस दोस्त थी। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, अभी नहीं है, पर कभी तो थी ना। अब वो किसी के पास नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि अब किसी के पास भी गई तो उसकी हकीकत भी जान लेगी। वो अनजान बने रहना चाहती थी। अनजान रहना आपको बहुत से मसलों से बचा लेता है। अपनी कार में आकर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि वो रो रही है, लेकिन बाहर तो रोती नहीं थी। उसने कार को इस्तांबुल की सड़कों पर डाल दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था अब जाना कहाँ है। वो ऐसे ही सड़कों पर गाड़ी घुमाती रही और आखिरकार मरमरा के साहिल पर आकर रुक गई। कार से उतरकर वो ऊंचे नीचे पत्थरों पर चलती एक छोटी सी ढलवान पर आकर बैठ गई। रोने को बहुत गम थे, लेकिन समंदर को देखकर उसे रोना नहीं आया। बस खामोशी थी, सुकून था, जैसे उसकी माँ आस पास हो, जिसकी आगोश में बेपनाह राहत थी। वहीं बैठे हुए उसे वक्त का अंदाजा न हो सका। समंदर उसे कह रहा था, तेरी जैसी आंखों वाले जब दरिया पर आते हैं, लहरें शोर मचाती हैं, समंदर डूब जाते हैं। शाम का मलका जैसा अंधेरा तक छा चुका था और दूर से अजानों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थीं। वो चौंकी। उसने रोज़ा भी अफ्तार नहीं किया था। वो वहाँ से उठ खड़ी हुई और साहिल किनारे बने रेस्टोरेंट में, जहाँ अफ्तारी सवाब की नीयत से मुफ्त में करवाई जाती थी, कि जाने के बजाय अपनी कार में आकर बैठी। उसे कुछ सुझाए बुझाए नहीं दे रहा था। अंदर बाहर एक खालीपन था। जिंदगी ऐसे कैसे अचानक बंद गली के बाहर आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी रोज़ा अफ्तार करना ज़रूरी था। उसके पास पानी की बोतल और चंद चॉकलेट बार कार में रखे हुए थे। उसने एक चॉकलेट निकाल ली, दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए और सिर्फ रोज़ा अफ्तार करने की दुआ मांगी। पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया। अब वो चॉकलेट बार खा रही थी जब कार की विंडो पर किसी ने उंगलियों से खटखटाया। उसने विंडो स्लाइड की तो बाहर एक फकीर हाथ में सिमट पकड़े खड़ा था। बाहर ने अचंभे से उसे देखा। हानम, रोज़ा अफ्तार कर लें। बाहर की जानिब सिमट का आधा टुकड़ा बढ़ाते हुए वो फकीर कह रहा था। बाहर का दिल भर आया। वो सीट बेल्ट उतार कर कार से बाहर निकली और उसके हाथ से सिमट ले लिया और अपनी चॉकलेट आधी करके उसकी जानिब बढ़ाई। घर जाकर अफ्तारी क्यों नहीं करती?
وہ شاید بہار کو दिन से शाम तक वहां बैठे देख चुका था। कोई घर नहीं है, उसने ना जाने क्यों ऐसा कहा और सिमट के को छोटे छोटे टुकड़ों में नोचना शुरू कर दिया। फकीर ने बेख्तियार उसकी चमकती महंगी गाड़ी की जानिब देखा। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है हानम, जाकर अपना घर बना लो। दिल ही नहीं करता। पता नहीं वो किसे घर कह रहा था, लेकिन बहार को तो फैमिली वाला घर चाहिए था। उसे एमरे वापस चाहिए था, उसे अपना बाप वापस चाहिए था, और ये सब ऐसे ही तो नहीं आ जाता। खैर, वो इस फकीर के साथ मगरिब गुजारकर इशा आ जाने तक बुलंद अंदाज में गुफ्तगू करती रही, और जब उस फकीर ने उसे नमाज पढ़ने का कहा तो वो उन्हें खुदाफिज कहती कार में आकर बैठी और मस्जिद की जानिब चली आई। इस्तांबुल में जिस शेख की मस्जिद में वहाब तारावी पढ़ाता था, वो उसके जानने वाले थे। वो उनकी मस्जिद में ही आ गई। सर पर काला स्कार्फ बांधे हुए वो औरतों के हिस्से में चली आई। वहाँ खासा रश था और तरावी अभी शुरू नहीं हुई थी। कुछ औरतें ईशा की रकातें पढ़ रही थी, कुछ अस्कार कर रही थी और कुछ सरगोशियों में बातें कर रही थी। दुनिया हिल जाए लेकिन औरतों की बातें ख़त्म ना हों, उसने तासुफ से सोचा। गर्ज वहाँ पुरसुकून शोर सा था। वो खामोशी से एक जानिब आकर बैठ गई। उसने नमाज नहीं पढ़ी। इससे पहले कोई औरत उसके पास आती और उसे उठकर नमाज पढ़ने का कहती, वो वहाँ से उठी और ऊपर की जानिब चल दी। उसे यकीन था वो हाल खाली होगा। ऊपर भी एक बड़ा सा नमाजी हॉल था जो अक्सर मर्दों की जमात के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। हाल में सुर्ख नमसे दबीज कालीन दूर तक बिछे हुए थे और वो हिस्सा भी रोशनी में नहाया हुआ था। रमज़ान में इस्तांबुल की मस्जिदें आबाद रहती थीं। बाहर सुल्तान इस लंबे से हाल में एक जानिब आकर बैठ गई। तरावी यकीनन शुरू हो चुकी थी। जो वो औरतें भी आखिरकार खामोश हुई थीं, जो पुरसुकून सा शोर पैदा कर रही थी। उसे वहाँ आपकी सहर तारी कर देने वाली आवाज़ ने अपने जादू में जकड़ लिया था। उसे ऐसा लगा किसी ने उसके जलते दिल पर ठंडी फुहार डाल दी हो, उसके जख्मी दिल पर मरहम रख दिया हो। वो अल फातिहा पढ़ रहा था तो ऐसा लगा उसकी आवाज़ ठंडे दिनों में रूह को तस्कीन दे रही हो। उसकी आवाज़ मीठी थी जो बाहर की कड़वी ज़िंदगी में मिठास घोल रही हो, और ये वो चीज़ थी जिसके लिए वो सुबह से मारी मारी फिर रही थी। उसके कानों को सुकून चाहिए था, उसकी रूह को सुकून चाहिए था। उस हाल के मर्दाने हिस्से से उसने शेख को दाखिल होते देखा और बेख्तियार खड़ी हो गई। वहाँ भी नमाजी आने लगे थे। उसे नीचे जाना चाहिए था। नमाज नहीं पढ़नी तो यहीं बैठी रहो बाहर, वो उसे उठता देखकर कह रहे थे। वो शर्मिंदा होकर रह गई। शेख ने वहाँ से चंद कुरान करीम उठा और वापस दरवाजे की जानिब चल दिए। वो बाहर को जानते थे। अक्सर वो ऐसे ही बिला वजह यहाँ कई घंटे बैठी रहती थी, और रमज़ान में ये बिला वजह आना बावजह हो गया था। वो वहाब और हादी के लिए आया करती थी। शेख के जाने के बाद वो वापस उस हाल में अकेली बैठी रह गई। उधर वहाब सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था और बाहर पुरसुकून सी हो गई थी। उस दिन ना तो किसी इंसान से उसके गुनाह की बाबत पूछा जाएगा और ना ही किसी जिन से। तो एक गुरो जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुजरिम लोग अपने चेहरों की स्याही से पहचान लिए जाएंगे, बस उन्हें पेशानी के बाल और पाँव से पकड़कर खींचा जाएगा। तो एक गुरो जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो दोज़ख है जिसे ये मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। वो इस दोज़ख में और खोलते गर्म पानी में घूमते फिरेंगे। तो ए गुरो जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 39 ता 45। वो सूरत का दूसरा रुकू मुकम्मल करके नमाज के रुकू में झुक गया था, लेकिन बाहर अब उसे नहीं सुन रही थी। वो इस हाल में अकेली बैठी हुई थी। उसने पुरजोश से अंदाज में जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और नोट्स देखने लगी। वो रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने वालों में से ना थी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का अरसा ऐसा होता था कि कुरान पाक को हर ज़रूरी काम पर तरजीह देती थी। इसीलिए वो सुबह सहरी के बाद तफसीर पढ़कर तदब्बुर किया करती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली तो नज़र ना आई, लेकिन उसे अपने वक्त में एक बरकत सी महसूस होती थी। उसने चंद आयत का तदब्बुर लिखा हुआ था। वो उन्हें पढ़ने लगी क्योंकि उसे इस वक्त किसी दोस्त से बात करनी थी। अल्लाह से बेहतरीन दोस्त कौन होता है भला। उस दिन किसी से उसके ज़ंब का क्यों नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह, ज़ंब गुनाह होता है, ऐसा गुनाह जिस पर इंसान को निदामत हो, शर्मिंदगी हो, एहसास अहानत हो, एहसास कमतरी हो। और मैंने सीखा हर इंसान का ज़ंब अलग होता है। बहुत नेक इंसान का ज़ंब अलग होता है, जैसे उसने फजर थोड़ी सी लेट पढ़ ली और वो पूरा दिन
इस बात को लेकर परेशान रहा। दरमियाने दर्जे के मुसलमान का ज़म अलग होता है, जैसे कम अज़ कम उसने फजर पढ़ी तो सही, और प्रमोद जैसे मुसलमान का ज़म अलग होता है जो कज़बी बमुश्किल पढ़ सका और बहुत खुश हुआ। उसे अपने नोट्स पढ़ते हुए बेहद शर्मिंदगी हुई कि वो भी अफजल वक्त में होने वाले इशा और तरावी नहीं पढ़ रही थी, लेकिन वो चाह कर भी उठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसीलिए आगे पढ़ने लगी, क्योंकि दूर दिल में वो अल्लाह से खौफा थी। जो सब आज उसके साथ हुआ, ऐसे कैसे सब छोड़कर जा सकते थे? अल्लाह चाहता तो वो सब ना छोड़ते ना। लेकिन वो आगे पढ़ रही थी कि उसने क्या लिखा है। ये सख्ती और गुस्से वाली आयत नहीं है, इसमें तंज भी नहीं किया जा रहा, इसमें बस एक इंसान को एम्बैरेसमेंट का एहसास दिलाया जा रहा है। उसे बताया जा रहा है कि वो इस दिन अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। नेक लोगों के चेहरे रोशन होंगे, सब अपने चेहरों की शर्मिंदगी और सुकून से पहचाने जाएंगे। तो उस दिन हम कहाँ जाएंगे? उसने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया। नमाज पढ़ने के लिए एम्बैरेसमेंट थी, लेकिन उसे गिल्ड को बढ़ावा देने के बजाय नमाज अदा करनी चाहिए। ये गिल्ड हमेशा नहीं आता, हर किसी को नहीं आता। नमाज ना पढ़ने वाला गिल्ड अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है, उन लोगों को जिनको वाकई अपने सामने खड़ा देखना चाहता है, जिनके दिल का हाल वो अभी भी सुनना चाहता है। ये गिल्ड बड़ी नेमत होता है। बोटी और हाल के आखिरी सिरे पर मौजूद वजू खाने की जानिब चली गई। वो अल्लाह की अथॉरिटी मान चुकी थी। उसे खफा होने का फ़ायदा नहीं था जब आखिर में उसी के पास आना था। और क्या बहार सुल्तान अल्लाह से खफा हो सकती थी? उसने अपने गिल्ड को अपनी मासूमियत से धोना चाहा था, इस उम्मीद से कि अल्लाह को उसका अमल पसंद आएगा। अल्लाह जज नहीं करता, अल्लाह नीयत देखता है, अमल देखता है। वो तो एक कदम नेकी चलने पर भी ढेरों अजर देता है। वो बहार के साथ भी नरमी का मामला करेगा। जब वो वजू खाने से निकलकर सहन में वापस आ रही थी, तब उसका चेहरा और बाजू पानी से तर थे। चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे, साफ पैर भी गीले थे। हाल में आकर उसने स्कार्फ को सर पर बांध लिया और एक जानिब आकर किबला रुख खड़ी हो गई। उसके फ़ोन की बंद स्क्रीन के पीछे अगली आयत के तदब्बुर में चंद सतोर लिखी हुई थी। उसने ही लिखी थी, उसे ही याद थी, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। इंसान अपने ज़ंब और शर्मिंदा चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, फिर उन्हें सर और पैरों से ले जाया जाएगा। सर और पैर से किसे ले जाया जाता है? मैयत को, जब उसे कब्र की तारीकी में अकेला छोड़ना होता है। वो नियत बांध कर खड़ी हो गई थी। जानवरों को, जब उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है, क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या मैं एक जानवर हूँ? उसके शऊर में खुद के लिखे अल्फाज गुड़मुड़ हो रहे थे। तारीख फ़ोन की स्क्रीन के पीछे वो सतूर हुनूस लिखी हुई थी। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को वक्त दिया है, ताकत दी है, अक्ल दी है कि इंसानी तरीके से समझ जाओ। इंसानी तरीका बड़ा ग्रेसफुल होता है। इंसान बात सुनता है, समझता है, मानता है और उस पर यकीन करता है। अल्लाह ने कहा आखिरत पर यकीन रखो, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं तो इंसान हूँ, देखूंगा तो यकीन करूंगा। सिर्फ देखने सुनने वाले कौन होते हैं बहार सुल्तान? जानवर। तो अल्लाह ने सादगी से बता दिया, आ जाओ, अगर तुम्हें जानवरों के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आओ। फिर सर और पैर से पकड़ कर ले जाते हैं। उसके रोंगटे खड़े हुए थे। वो आराम से रुकू के लिए झुकी और इतनी ही तसल्ली और फुर्सत से तादील करके सजदे में चली गई। वो बाहर जिसे दिन में हज़ारों काम फटाफट निपटाने होते थे, उसकी नमाज इतनी आहिस्ता और पुरसुकून थी। उसे इस वक्त किसी काम की जल्दी नहीं थी। सर और पैर से पकड़कर कहाँ ले जाया जाएगा? जहन्नुम में। वो जहन्नुम जिसको तुम देखना चाहते थे, वो जहन्नुम जिसके बारे में तुम मजाक बांधते थे, वो जहन्नुम जिसके बारे में तुम कहते थे यहाँ कुछ नहीं है, वो जहन्नुम जिसका तुम्हें कभी खौफ नहीं आया। हम एडवेंचरस यूथ जहन्नुम से नहीं डरते। हमें जहन्नुम फैसिनेट करती है कि वहाँ हमारे साथ हमारी पसंदीदा एक्ट्रेस भी होंगी, वहाँ स्कारलेट जॉनसन, जेनिफर लॉरेंस वगैरह होंगी। हमें ये सब मजाक लगता है। हमारे ईमान का लेवल इतना डाउन है कि हमें जहन्नुम के उबलते पानी की जिक्र से खौफ नहीं आता। एक जानिब आग और एक जानिब उबलता हुआ पानी। अल्लाह ने इतनी एक्सट्रीम मिसाल दी और हम फिर भी उसे कितना लाइट लेते हैं। आन, आपने आन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है आप बहुत सीरियस हैं, इसीलिए आपने इतनी सख्त टर्म का इस्तेमाल किया। वह तहियात में बैठी बहुत सुकून से दुआएं पढ़ रही थी। पस मंज़र में वहाँ की मुक़द्दस आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाह प्लीज़ ये सब मत बताएं, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं मज़ीद नहीं लिख पा रही। उसे याद है उस वक्त उसने ईमान मुफस्सिल पढ़ी थी, उसने बार बार पढ़ी थी। उसने अल्लाह को यकीन दिलाया था कि उसे क़यामत और मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन है। उससे आगे उसके तारीख फ़ोन के पीछे खुले नोट्स खाली थे।
वो वाकई आगे नहीं लिख सकी थी। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सारा शहर टूट गया, औरतों वाला हाल खाली हो चुका था। वो भी नीचे आ गई, अपने जूते पहने दरवाजे की जानिब बढ़ गई। गुल खानम, पीछे से पुरजोश से चहकती हुई आवाज़ पर उसके कदम जंजीर हुए। उफ, क्या वो अभी तक इधर ही थे? वो मुड़ी और जालीदार दरवाजे के उस पार मर्दों वाले हिस्से में उसे वो दोनों नजर आए। हादी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और वहाब उसके कदमों में झुका हुआ था। वो उसके तस्मे बंद कर रहा था। बहार ने चेहरे पर मुस्कुराहट तारी कर ली और दरवाज़ा खोलकर उसे ही उनके पास जाना पड़ा। कैसे हो बच्चों? उसने पूछा। वो दोनों उठकर उसके सामने आ खड़े हुए। उसने दिल से दुआ की कि हलील सादी आसपास ना हो। वो कम से कम आज के दिन दोबारा उसका सामना नहीं करना चाहती थी। हम बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? उसने भी जवाबन गजाल कहकर उन्हें मुतमईन किया। क्या आप कल की अफ्तारी हमारे साथ करेंगी? हादी पूछ रहा था, इनकार करते हुए। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं अगले तमाम सहूर और अफ्तार में बिजी हूँ, यानी मेरी कमिटमेंट्स हैं, सो मैं नहीं आ सकूंगी। हादी, मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोलने पर तुम्हें 100 दर्रे पड़ने चाहिए बहार सुल्तान। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आप ईद पर आ जाइएगा। अगला हाल मौजूद था। मैं ना इस्तांबुल छोड़कर जा रही हूँ, मुझे अपनी पैकिंग करनी है और इसीलिए मैं ईद पर भी बिजी हूँ। वो उनके कद के बराबर झुककर कह रही थी। 100 दर्रे मजीद। उन दोनों के चेहरे की जोत बुझ सी गई। वो तीनों छोटे छोटे कदम उठाते खामोशी से मस्जिद से बाहर तक आ गए। आप कहाँ जा रही हैं? वहाब ने फिर से पूछा। ओ प्लीज़, मजीद 100 दर्रे नहीं। वो उसकी जानिब मुड़कर कुछ कहने लगी जब किसी की आवाज़ पर साख्त हुई। वहाब, हादी, आ जाओ बच्चों, बहुत देर हो गई है। इस आवाज़ पर बहार सुल्तान को 100 वोल्ट का झटका लगा था। उसने यकीन दहानी के लिए सिरत से गर्दन घुमाकर उसे देखा तो अपनी आंखों पर यकीन ही न आया। उसने बेख्तियार से नफ़ी में हिलाया। तुम? वो बेयकीनी से सामने खड़े लड़की को देखते हुए कह रही थी। गुल खानम, ये हसन आबी हैं। बाबा ने इन्हें हमारी हिफाजत के लिए रखा है, लेकिन ये हमारे केयर टेकर कम और भाई ज्यादा हैं। वहाब ने तारुफी मरहला सादगी से मुकम्मल किया। हादी खामोश सा सुने गया। बहार आबला, सामने वाले ने जैसे थूक निकलकर खुद को ये कहने पर मजबूर किया था। ओह हसन गाजी, लॉन्ग टाइम। हाँ, कोई तन सा था कि हसन का चेहरा झुक गया। बच्चों जरा गाड़ी में बैठो, मैं हसन से बात कर लूँ। वो पार्किंग की जानिब चले आए और हसन भी उनके पीछे हो लिया। हसन ने बच्चों को कार में बिठाया और उसकी जानिब मुड़ा। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं? वो उसकी तरफ रुक किए संजीदगी से पूछ रही थी। आपको बहुत मिस किया बहार हानम। वो आगे बढ़ा और उसके गले मिला। हादी की नज़रों को ये मंजर बहुत चुभा था। मिस करते थे, इसीलिए हर हफ्ते सुबह और शाम 2 चक्कर ज़रूर लगाते थे। वो खौफगी से बोली। आपके घर की सिक्योरिटी से डरता हूँ, और वो आपका जोसेफ स्टालिन बाप, मैं गलती से भी उनका सामना नहीं करना चाहता। मेरे ऑफिस का भी तो तुम्हें पता नहीं मालूम। वहाँ कैसे आते हैं ना? वो भिगोकर तंज कर रही थी। ओह मुझे याद आया, अब तो आप वहाँ नहीं होती। उसने भी जैसे उसे छेड़ा था। बको मत, आज ही जॉब छोड़ी है। वैसे तुम हलील के साथ कब से और क्यों हो? वो उसे घूर कर बोली। पैसा, शोहरत, ताकत किसको बुरी लगती है? उसका इशारा माफिया के साथ काम करने की तरफ था। और तुम्हें ऐसे पैसे कमा कर तो दिखाओ। सारे इजमीर में जलील न किया तो मेरा नाम बहार नहीं। इजमीर से याद आया, हलील भाई बच्चों को इजमीर ले जा रहे हैं। उसने बात का रुख बदल दिया। मैं क्या करूं? उसने बेरुखी से पूछा, हालांकि वो चौंकी थी। क्या वो इन बच्चों से कभी नहीं मिल सकेगी? कोई दुख सा चेहरे पर उमड़ आया था। क्या सब बुरी खबरें आज ही मिलना थी? मैंने सुना कि आप इन बच्चों से काफ़ी अटैच हो चुकी थी या आपके बारे में बहुत बात करते थे। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करो हसन। सच कुछ और निकल आए तो इंसान को अपना आप बुरा लगने लगता है। देखा भी है बहार हानम, वो इसी अंदाज में कह रहा था। फिर अपना मुशाहिदा खुद तक रखो तो बेहतर है। वैसे ये जॉब खुद छोड़ोगे या मैं कोई तीली लगाऊं? वो सरसरी से अंदाज में इर्द गिर्द देखते हुए पूछ रही थी। आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। हलील भाई मेरे रोल मॉडल थे। मैं उनके पास जॉब करना चाहता था। जैसी भी मिली मैंने कबूल कर ली। प्लीज़ आप किसी से कुछ मत कहना आबला। मैं बच्चों का सिर्फ गार्ड हूँ और ये कोई बुरी जॉब नहीं है। वो मिन्नत कर रहा था।
ठीक है, मैं कैसे तुम्हें मना कर सकती हूँ। अगर कल को उसने तुम्हें बेच खाया तो मुझसे शिकवा मत करना कि वार्न नहीं किया। अल्लाह अल्लाह बहार आबला, क्या कह रही हैं? वो ऐसे इंसान नहीं है। लो, एक और दीवाना मस्ताना भलील शादी के कसीदे पढ़ेगा। वो बड़बड़ा कर नागवारी से बोली, लेकिन हसन को सुनाए साफ दिया था। आबला जिम, वो एक अच्छे इंसान हैं। हसन ने फिर दिफा करना चाहा। तुम्हारे इस अच्छे इंसान की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारे इस अच्छे इंसान की वजह से बहार सुल्तान की क्रेडिबिलिटी पर शक किया गया। तुम्हारे इस अच्छे इंसान की वजह से मुझ पर इंक्वायरी बिठाई गई है। कोई एक ऐसा काम किया हो तुम्हारे इस अच्छे इंसान ने जिसकी वजह से मेरे अंदर लगी आग किसी हद तक कम हो जाए। और अब जाओ तुम भी यहाँ से। इससे पहले मैं खाला को फोन करके बता दूं कि तुम एक माफिया बॉस के लिए काम कर रहे हो। फॉर गॉड से काबला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से कहता गाड़ी की जानिब चला गया। आपको गुल खानम से दूर रहना चाहिए। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि हादी की आवाज़ पर साख्त हुआ। क्यों? वो आपसे शादी नहीं करेंगी। वो मेरी बड़ी बहन है हादी पाशा। दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल भी कभी कभार अच्छा नहीं होता। वो ज़रा डिपट कर बोला। अल्लाह अल्लाह, वो बाहर से शादी करने के बजाय सारी उम्र कुंवारा रहना पसंद करे। ये बच्चे पूरे के पूरे पटाख खाते, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। उसने खुफगी से सोचा।